आज बड़ी मुख्तलिफ सी वीडियो है कि तुर्की में लोग कितना कमा रहे हैं, यहाँ पर आना चाहिए नहीं। जो साइकोलॉजी ऑफ इमिग्रेंट है वो क्या है, लोग यहाँ पर आते क्यों हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए बच्चों की एजुकेशन के बारे में लोग कमा कितना रहे हैं, ख़र्चा कितना हो रहा है, और घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पासपोर्ट लेना चाहिए नहीं, यानी उनकी जहन में, उनकी सोच में क्या फ़र्क है इमिग्रेंट्स के लिहाज से। पहले चलते हैं कि मैं 2012 में मेरी यहाँ शादी होती है, तुर्किश वाइफ है मेरी। 2012 के अंदर 1 यूरो के अंदर 2-2.25 लिरा आते थे, यानी, और 1 लिरा के अंदर तकरीबन 55 पाकिस्तानी रुपए आते थे। ये आपको बाद में समझ आ जाएगा कि रेट्स क्यों बता रहा हूँ। आज 2026 के अंदर 1 यूरो के अंदर तकरीबन 55 लिरा आते हैं, और 1 लिरा के अंदर 6 या 7 पाकिस्तानी रुपए, यानी फ़र्क देख लेंगे, आज 6 या 7 पाकिस्तानी रुपए आ रहे हैं, और 2012 में जो है तकरीबन 1 लिरा के अंदर 55-60 पाकिस्तानी रुपए आते थे। यानी फ़र्क देख लेंगे कितना पड़ गया। यानी अब इन्फ्लेशन इतनी है, लोग कमा कितना रहे हैं, ज़िंदगी में फ़र्क क्या है, और क्या अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। पहले चलते हैं कि लोग कमाते कितना है। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली क्लास है, लेबर क्लास है, उसकी जो तनख्वाह है उसे अज़गरी उजरत कहते हैं, यानी कि जो सबसे कम तनख्वाह है लेबर के लिए, जो गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन की है, वो 33,000 लिरा है। क्या लोग 33,000 लिरा कमाते हैं या नहीं? उसके लिए पहले आपको एक मिसाल दे दूं। मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनकी फ़ील्ड्स हैं ये खरबूजों की, तरबूज की, और खीरे और टमाटर वगैरह की। वहाँ पे जो लोकल वर्कर्स हैं वो हर दिन का 2,500 लिरा लेते हैं। जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें सीरियन है, अफ़गानी है, वो हर दिन का तकरीबन 1,800 लिरा लेते हैं काम करने का। यानी ये दोनों जो हैं तकरीबन 50,000 लिरा, 45 से 50,000 लिरा बड़ी आसानी से कमा रहे होते हैं, किसी छुट्टी के साथ भी, अगर छुट्टी वगैरह भी लें तो इसका मतलब है जो 33,000 लिरा है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ के लोग उससे ज़्यादा बना रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, बाहर से मूव होते हैं यहाँ पर, वो 33,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, कोई टैक्स कट के 28 से 30,000 लिरा ले रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए एकोमोडेशन और खाना कंपनी की तरफ से होता है, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग ख़ुद उसको मैनेज कर रहे होते हैं और 40-50,000 लिरा तक कमा रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी वाली क्लास आ जाए, जो मिडिल क्लास है, जो एक किसी ऑफिस में काम कर रही है, क्लर्क है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो यहाँ के लोकल जिस तरह काम कर रहे हैं, क्या वो इतनी तनख्वाह लेते हैं? नहीं, वो तनख्वाह लेते हैं तकरीबन 50,000 से 60,000 लिरा, यानी 1,000 यूरो से 1,300-1,400 यूरो तक। और क्या इसमें गुजारा हो जाता है? नहीं, इसमें गुजारा नहीं होता। एक छोटी सी फैमिली के लिए, अगर आपके दोनों पार्टनर मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं, 50-60,000 लिरा दोनों ले रहे हैं, तो आसानी से गुजारा होता है। लेकिन खाली 50,000 लिरा के अंदर यहाँ पर महीने का ख़र्चा नहीं चलता। आगे समझाऊंगा किस तरह। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी है जो अपर क्लास है, यानी कि जो हायर मिडिल क्लास है, उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, या प्रोफेसर्स वगैरह हैं, या कोई कंपनी के अंदर बॉस है, या कोई CEO टाइप्स हैं, वो कितना ले रहे हैं। उसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं जर्मनी के अंदर जो प्रोफेसरशिप है उसमें मुझे मिलते हैं 4,800 यूरो हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है नेट सैलरी का, यानी 6,700 यूरो ग्रॉस होती है, नेट में 4,800 यूरो इतने बन जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में, लेकिन 4,800 से 5,200 यूरो के दरमियान ये रेंज घूमती है नेट सैलरी की। और इसमें जो तुर्की के अंदर है, जो फुल प्रोफेसर है, उसकी तनख्वाह तकरीबन 1,80,000 लिरा होती है, तकरीबन 3,000 यूरो समझ लें। और जो एसोसिएट प्रोफेसर है 1,20,000 है, वो 2,200 यूरो ऐसे कुछ है। और जो खाली PhD हैं उनकी तनख्वाह तकरीबन 90,000 लिरा, यानी 1,700-1,800 यूरो के करीब होती है। अब यहाँ पर फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप फ़ॉरेनर हैं तो ज़्यादातर फ़ॉरेनर, मेरे ख्याल है 99% सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नौकरी आसानी से नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। यानी 99% प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें तनख्वाह कभी कभी ज़्यादा भी होती है। उसमें 2 लाख लिरा तक आप नहीं 4,000 यूरो ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप IT फील्ड से हैं या हाईली स्किल्ड हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट आसानी से दे सकती हैं, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसका प्रोसेस लंबा होता है। जिस तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर एक टेंडर ओपन होता है, उसमें एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन ये पोजीशन लाइफ टाइम होती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसके अंदर कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन पॉसिबल है कि आप काम कर सकें और 1,80,000 लिरा तक आराम से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ में मसला ये आता है, यूरोप के अंदर मैं जो प्रोफेसरशिप है उसके अंदर मुझे इजाज़त है कि मैं किसी कंपनी के साथ कोई और काम करूं, किसी और सोर्स ऑफ इनकम से कमा लूं, तो कंट्री को कोई मसला नहीं है, यानी कि लीगली तौर पे मैं अलाउड हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपने उस पैसे को शो करना है, और आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है अलाउ ना करे आपको दूसरा काम करना। अच्छा, इसमें दूसरे तरीके ये हैं कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं वो अंडर टेबल फिर पैसे लेते हैं, उसमें
यूनिवर्सिटी वाले हैं जो प्रोफेसर्स हैं, फिर वो किसी कंपनी के लिए कंसल्टेंसी करते हैं और वहाँ पर उनसे पैसे जो हैं वो अंडर टेबल ले लेते हैं, उसको शो नहीं करते। ये बड़ा कॉमन सा तरीका है यहाँ पर। अच्छा, अब ये तनख्वाह की रेंज आपको पता चल गई कि एक 33,000 ले रहा है, फिर 60-70 हज़ार ले रहा है, फिर 90 हज़ार, फिर उसके बाद जो हायर मिडिल क्लास है वो 1,30,000, 1,40,000, 50 इसकी रेंज में फिर रही है। अब इसके साथ में यहाँ पर ख़र्चा कितना होता है? सबसे पहला जो ख़र्चा है वो घर का ख़र्चा है। एक, अगर आपने किसी अच्छे नॉर्मल लिविंग जगह पे रहना है जिसके अंदर 2 बेडरूम हो और आपकी 4 बंदों की फैमिली है, 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, तो जो मिनिमम भी आपका रेंट है वो तकरीबन 50,000 लीरा से शुरू होता है। इसका मतलब है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो बाहर हो जाती है, यानी उसकी तनख्वाह के साथ में एकोमोडेशन भी मैनेज नहीं होती। तो ज़्यादातर लोग ये शेयरिंग पे रहते हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे मैनेज करते हैं जहाँ पर ये कंपनी इनको कुछ रिहाइश दे दे या अलग उसके लिए रिहाइश के लिए कुछ जगह वगैरह प्रोवाइड कर दे, खाना वगैरह प्रोवाइड कर दे, वरना पॉसिबल नहीं है। अब जो 50,000 है ये मिनिमम है, 50, 60, 70 हज़ार के दरमियान में रेंज घूम रही है, जिसके अंदर डिपेंड करता है कि आप मेट्रो स्टेशन से कितना करीब हैं और आपके करीब स्कूल्स कैसे हैं। दूसरे वो हैं जो यहाँ पे यूटिलिटीज़ वगैरह हैं। यूटिलिटीज़ यहाँ पे कदरतन सस्ते हैं यूरोप की निस्बत, यानी यहाँ पर आप 10,000 लीरा के अंदर, यानी कोई 300 यूरो के अंदर तमाम यूटिलिटीज़ वगैरह बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, हीटिंग भी, गैस भी, इंटरनेट भी, ये तमाम चीज़ें। और इसके मुकाबले में जो सबसे बड़ा ख़र्चा यहाँ पर है वो है एजुकेशन का, वो यहाँ का स्कूल सिस्टम है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझते नहीं है, जो इमिग्रेंट्स हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, हमारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, ख़र्चा नहीं होगा। अच्छा, मेडिकल भी यहाँ पे फ्री है और मुनासिब है मेडिकल, तो उसके अंदर आपको कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन जो एजुकेशन है उसके अंदर एक बड़ा फ़र्क ये पड़ता है, जितने भी यहाँ पर यानी मेरे कोलीग्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहे हैं, यानी इनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तमाम के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजता है, यहाँ पर भी इसी तरह। मसला ये नहीं है कि खाली एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में, मसला एक्सपोजर का है। यहाँ पर इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए हैं जिसमें अफ़गानी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, लीबियन हैं, सीरियंस हैं। अब एक क्लास के अंदर अगर 40 की स्ट्रेंथ है तो 20-22 जो है इमिग्रेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, क्योंकि मुफ्त में पढ़ा रहे हैं उनको। अब इस लिहाज से जो टीचर है वो उनको सही पढ़ा ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो तुर्किश लेवल का उनका लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो बहुत पीछे है। यानी कि आप क्लास में उन चीज़ को ये पढ़ाना, उसको लेवल तक लेके जाना, बाकी बच्चे अगर वो पढ़ना भी चाहते हैं तो नहीं पढ़ पाते। फिर टॉयलेट बाथरूम किस तरह के हैं, वहाँ पर आपस में गाली गलौज किस तरह हो रही है, फिर एज का डिफरेंस बहुत है। एक बच्चा जो है वो 9 साल का, एक बच्चा 6 साल का है, उसके दरमियान में जो फ़र्क है, उसी डर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं टर्किश लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वही डाल रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल से आप प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो एक प्राइवेट स्कूल का जो मिनिमम ख़र्चा है वो तकरीबन 90,000 लीरा है पर मंथ का, या 90,000 लीरा, यानी कि तकरीबन 1,500 यूरो से 2,000 यूरो स्टार्टिंग पैसे हैं। यानी साल के अंदर आपने 1 मिलियन लीरा देने होते हैं। इसका मतलब है जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो तमाम की तमाम अब अफोर्ड ही नहीं कर सकती अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना। तो यहाँ पर ये इमिग्रेंट जो है ये चीज़ सोचते नहीं हैं और उनको लगता है कि एजुकेशन फ्री है। तो फिर यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, कल्चरल फ़र्क क्या है? देखिए, ये एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर आपको हलाल खाने मिलते हैं, अजान की आवाज़ आती है, नेचर बहुत खूबसूरत है। लेकिन टूरिस्ट के तौर पे रहना, परमानेंट रहने में फ़र्क होता है। यानी जब आप टूरिस्ट के तौर पे रहते हैं तो आप इंजॉय करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या खूबसूरती है, खाने खाते हैं। लेकिन जब परमानेंट रहते हैं तो आप कल्चर को आपको सीखना पड़ता है, ज़बान सीखनी पड़ती है, रूल सीखने पड़ते हैं और सिस्टम को सीखना पड़ता है। इमिग्रेट आपको कब होना चाहिए? देखें, जब भी आपका पार्टनर एग्री करे इमिग्रेशन के लिए तभी इमिग्रेशन करें, क्योंकि यहाँ पर जब एक ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फैमिली जिसमें एक सोर्स ऑफ इनकम से एक मर्द कर रहा होता है, उसके लिए आसान होता है कि वो यहाँ किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, लैंग्वेज भी कुछ सीख लेता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, मैंने मैनेज करना है। इसके मुकाबले में जो औरतें हैं वो समझती हैं कि हम ज़बान के बगैर लाइफ मैनेज कर लेंगे और ज़बान सीखने में बहुत ही सुस्ती का मुजाहरा करती हैं। उसके बाद होता यह है कि इस कल्चर से वो कट ऑफ हो जाती हैं, उनकी अब अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। मियाँ जो है वो नौकरी पे चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब ये जो डिप्रेशन का टाइम है वो इतना मुश्किल हो जाता है कि अब वो ज़िंदगी ख़राब करने लग जाती हैं, अपनी भी और घर वालों की भी, कि हम यहाँ पर रह क्यों रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो कुछ कमा रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि यहाँ से हम कनाडा, USA या कहीं शिफ्ट हो जाएँ। लेकिन एक एज तक आप ये डिसीजन ले सकते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि आपने किसी जगह जाना है, एक सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी रीज़नेबल भी हो और सिक्योर हो। और
फिर ज़्यादातर लोग यहाँ पर समझते हैं कि हमें पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट के अंदर तुर्की का जो न्यू रूल है उसमें आपके पास $500,000 होने चाहिए, तो $4.5 हैं। तो क्या ये इज़ इट वर्थ इट कि आप यहाँ पर घर लेकर यहाँ की सिटीज़नशिप लें? देखें, ये जो रूल है किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये वो लोग हैं जो जंगों की वजह से मूव होकर यहाँ आ गए। ईरानी थे, सीरियंस थे, उसके अलावा लीबियंस है। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास पैसे भी थे, अपना मुल्क में सब कुछ बेच के अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आए तो उनके लिए सबसे आसान ये था कि हम घर ख़रीदेंगे, हमें यहाँ पर सिटीज़नशिप मिल जाएगी, हम यहीं पर रह रहे हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी इंडियन जिसके पास अगर $500,000 है तो उसे लगता है कि मैं अपने $500,000 को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ किसी जगह ख़र्च करके जहाँ से मुझे कोई वापस पैसे मिले। इसमें उसकी चॉइस होती है, मैं यूरोप चला जाऊँ, मैं कनाडा, अमेरिका कहीं चला जाऊँ। मैं अगर सारे अपने पैसे इसी घर ख़रीदने में लगा दूँगा तो मेरी ज़िंदगी के अंदर पासपोर्ट के अलावा तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगी। यानी एक पासपोर्ट के बाद यानी मैंने करना क्या है? तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए वर्थ है यहाँ पर रहना। यानी कि जो भी इतने पैसे रखता है उसके लिए यहाँ पर इमिग्रेंट से इमिग्रेशन करना पासपोर्ट के लिए वो रीज़नेबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो रह रहे हैं उनकी कोशिश तो यही है कि यहाँ से कहीं और मूव कर जाएं। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ से इनकी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तानी इंडियन जो हैं कि हम इलीगली किसी तरह माइग्रेट कर जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं, ग्रीस में चले जाएं। वहाँ पर क्या ज़िंदगी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वक्ती तौर पर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कब उनकी कश्ती या मैनेजमेंट हो जाए और यहाँ से मूव कर जाएं। और जो लीगल रह रहे हैं वो अपनी एम्बेसीज़ में, जिस तरह कनाडा की है या फिर यूएस या ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे इमिग्रेशन डाले रखते हैं। उसके अलावा जॉब की ट्राई करते रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जितने ऑफिस में काम कर रहे थे उनकी तो तनख्वाह उस लिहाज से बढ़ती रही जिस तरह इन्फ्लेशन थी। अगर तनख्वाह किसी की 10,000 थी तो वो आज जो है 90,000 लिरा तक पहुँच गई है। जिसकी तनख्वाह 50,000 लिरा थी वो 1.5 लाख पे पहुँच गई है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे या अपनी कोई दुकान चला रहे थे उनकी तनख्वाह ना बढ़ सकी और ना ही उस तरह रेट तब्दील हुए। और यहाँ पर एक कॉमन सिनेरियो ये है कि लोग बहुत अरसे से, यानी 2012 से मैं देख रहा हूँ, जब उनको तनख्वाह मिलती है तो उसको यूरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनको पहले से अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन पिछले 50-60 सालों में भी होती रही है कि रेट लिरा का इतना कम हो गया कि इनको लॉस उठाना पड़ा। तो हर कोई अपने पैसे जो है वो यूरो में रखता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है। और यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में कमेटियाँ डलती हैं, औरतें डालती हैं, यहाँ पर भी इस तरह औरतें कमेटियाँ डालती हैं और वो यूरो में डालती हैं, ताकि ये ना हो कि एक शख्स ने पैसे डालें और अगले महीने इन्फ्लेशन हो के रेट कम हो जाए तो उसका नुकसान हो जाए। तो ओवरऑल जो ट्रस्ट है वो इनका अपना भी करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ही पेट्रियाटिक हैं, ज़बान इनकी आसान है, सीख सकते हैं। और इमिग्रेशन उनके लिए है कि जो समझते हैं कि हम ज़बान सीख सकते हैं, कल्चर सीख सकते हैं और सिस्टम के अंदर हम मर्ज हो सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप मिडिल क्लास से हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम से गुजारना ज़िंदगी आसान नहीं है। इसके मुकाबले में जो सऊदी अरब या अरब वाले मुल्कों में, उसके अंदर आप पूरे पैसे कमा कर वापस अपने घर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर और ख़र्चे हैं। कुछ ही बहुत कम जगह हैं जहाँ पर आपको एकोमोडेशन या खाना मिलता है, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग अपनी एकोमोडेशन खाना ख़ुद मैनेज कर रहे होते हैं। और ज़िंदगी के अंदर शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये एक स्टेप तो हो कि यूरोप के अंदर मूव कर जाएं, लेकिन परमानेंट रहने के लिए एक बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। उसमें आपका पार्टनर का एग्री करना ज़रूरी है, आपको मेंटली तौर पे तैयार होना ज़रूरी है कि आपके बच्चे की एज क्या है, क्या वो ज़बान सकता है या नहीं, आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आप इनिशियली पैसों से घर ख़रीद सकते हैं कि आपको वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर के किराए में ना देना पड़े, तो ज़िंदगी मैनेजेबल है। लेकिन एक इस तरह आना कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी या बच्चों की ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, ये आसान नहीं है। क्योंकि मैं यूरोप के अंदर जब पढ़ाता हूँ तो बहुत मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, जिसमें तुर्की से भी हैं, डेनमार्क से हैं, जर्मनी से हैं। तो जो लेवल ऑफ एजुकेशन है तुर्की का वो बहुत पीछे रह चुका है। यानी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इस स्टूडेंट को हाई स्कूल में या हाई स्कूल से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए गए। आज यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ समझाना इसको बहुत मुश्किल है, जहाँ पर आप उसको कोई एडवांस चीज़ समझा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं तुर्की वगैरह के, वो उस सिस्टम के अंदर कम्पीट नहीं कर पाते। एक तो एजुकेशन का मसला है, दूसरा एक्सपोजर का मसला है कि लोगों ने सोचा क्या। यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की सोच ये है कि हमने नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। और इसके मुकाबले में जो यूरोपियंस हैं या ये जो अमेरिकन हैं, इनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि हम बिज़नेस कैसे करेंगे, हम एक चीज़ बनाएंगे कैसे, और हमारा शौक़ क्या है। अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। और
अगर तुर्की में रह रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि तुर्की में कहाँ रहते हैं, तनख्वाह कितनी ले रहे हैं और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है और लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट कैसी जा रही है। और फिर बात होती है अगली वीडियो में किसी और साइकोलॉजी के टॉपिक पे।